देखिए, आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो जो आज की हमारी क्लास रहेगी, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और कुछ बेसिक इसकी चीज़ें पढ़ेंगे ताकि हम इसके क्वेश्चन आसानी से क्या कर सकें, लगा सकें। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ, जिसे बोलते हैं हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज। अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, ब्याज के ऊपर जो आपको ब्याज लगती है उसको बोलते हैं हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज। यानी जो प्रिंसिपल पर तो ब्याज लगती ही लगती है और जो आपके हर साल जो ब्याज लगती है उस पर भी जो ब्याज लगे उसे हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि। तो सबसे पहले अगर मैं एसआई और सीआई में डिफरेंस क्या होता है, मान लीजिए कि कोई अमाउंट आपके सामने लिखा हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% पर एनम है। ठीक है, यानी 10% प्रति वर्ष है। ब्याज की दर कितनी है? 10% प्रति वर्ष है ब्याज की दर। तो आप कहोगे सर कोई भी अगर प्रिंसिपल होता है वह कितना होता है? 100% होता है। किसी का भी प्रिंसिपल मान लीजिए क्या होता है? 100%। अगर मैं एसआई की बात करूं, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अगर कोई आपके सामने प्रिंसिपल लिखा हुआ है, क्या लिखा है? प्रिंसिपल 10% का ब्याज लगा रहे हैं, मान लीजिए 100 रुपये राशि, कितना है यहाँ पर? 100 रुपये राशि को लेकर के चलो। तो प्रिंसिपल कितना है? 100 रुपये। 10% पर एनम के हिसाब से आपकी जो ब्याज लगनी है, तो बताइए 1 ईयर में जो आपका ब्याज लगेगा वो आपका होगा सर 10% ही लगेगा। ईमानदार से बताइए 100 का 10% कितना होता है? 10 ही होता है। आप कहोगे सर ब्याज आपका 10 लगा, 1 साल बाद में कितना हो गया? 110। कितना हो गया? 110। फिर अगर नेक्स्ट ईयर की बात करेंगे तो आप कहोगे सर जब जो ब्याज लगेगा ना, तो ब्याज किस पर लगता है? आपका प्रिंसिपल पर ही लगता है। ये जो आपका अमाउंट तैयार हुआ, अमाउंट पर ब्याज नहीं लगेगा। तो आप कहोगे सर फिर 1 ईयर के बाद अगर मैंने देखा, आप कहोगे सर 10 रुपये फिर ब्याज लगेगा। तो बताइए आप 100 रुपये का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 10 रुपये ही आएगा। तो 10 रुपये इसी में जोड़ेंगे। तो 10 रुपये आप जोड़ेंगे किसमें? भाई 10 यहाँ तो हो गया, तो इसका 10% निकालेंगे और ऐड किस में करेंगे? 110 रुपये में। तो आपका बन गया 120 का, यानी 120 रुपये। जो अमाउंट आपका जैसे बोलते हैं हम लोग, नाम सुनिए, पहले साल में अमाउंट A1 हो गया, ये क्या हो गया? A2 हो गया, 2 साल बाद अमाउंट हो गया। ठीक, अच्छा अगर मैं 1 ईयर का और ले लूँ, 1 ईयर का और ले लूँ, 1 ईयर बाद, तो आपका 10% तो लगेगा। तो बताइए 10% किसका लगेगा? 100 रुपये का 10% लगेगा। तो 100 रुपये का 10% आपका ब्याज कितना होता है? 10 होता है। तो 10 होता है, आप 120 में 10 जोड़ेंगे कितना होता है? 130। तो आप कहोगे सर आफ्टर 3 ईयर जो आपका प्रिंसिपल था, लोग यहाँ पर एसआई साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं, एसआई जो आपका प्रिंसिपल था वे कितना हो गया? 3 साल बाद 130 रुपए। तो ब्याज बताइए कितना लगा? आपने कहा सर ब्याज लगा 30 रुपए। तो बताइए 100 का 30 रुपए कितना परसेंट होता है? आपने कहा सर 30% होता है। बताइए यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई डाउट? हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, 100 पे निकाला 30%। तो वही आपका है कि जो साधारण ब्याज होता है वह प्रिंसिपल पर ही ब्याज लगता रहता है। या आप देखो ध्यान से सुनिए, एक बार और सुनिए। अगर मैं इसी को 100 ना मान करके अगर प्रिंसिपल P मानता, ध्यान सुनिएगा, अगर प्रिंसिपल P मानता तो ये जो अमाउंट था 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर बाद ये कितना हो जाता? आप कहते सर 110%। किसका? प्रिंसिपल का 110%। फिर अगर मैं अगले साल बाद आफ्टर 1 ईयर बाद फिर निकालता
1 ईयर बाद, तो आप कहते सर ब्याज लगता, तो 10% तो लगता ही लगता। इसी में प्रिंसिपल में कितना हो जाता, 120%। कितना हो जाता प्रिंसिपल का, 120% प्रिंसिपल का, यानी हर बार प्रिंसिपल पर लगता है। तो ओवरऑल अगर मैं देखो 3 साल बाद देखूं तो 2 साल बाद भी कितना हो रहा है, 20% ब्याज हो रहा है प्रिंसिपल का। तो ये हमारे बनते हैं अमाउंट। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो ये था साधारण ब्याज जो हम लोग अभी पढ़ करके चले आए हैं, जो केवल प्रिंसिपल पर आपको ब्याज लगता है वे आपका क्या कहलाता है, साधारण ब्याज लगता है। और जो ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगे वह आपका क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता। क्लियर यहाँ तक? आगे सुनिएगा। अगर मैं सीआई की बात करूं, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं, तो आप कहोगे सेम टू सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% पर एनम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है। आप कहोगे 100 रुपये पर जो आपको ब्याज लगा 1 ईयर का 10% लगा, तो 10% लगेगा, तो 10% किसका, 100 का ही लगेगा। तो आप कहोगे सर 10, तो 110 रुपये होंगे। ठीक है, 110। और जैसे 110 रुपये हुआ, तो आप एक चीज गौर से सुनोगे कि 110 रुपये होते ही अब आप नेक्स्ट ईयर का निकालोगे, तो यहाँ पर आफ्टर 1 ईयर यहाँ भी 10% ब्याज लगेगा, पर लेकिन अब यहाँ पर 10% इसका न रख करके इसका लगेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, A1, अमाउंट A1 होगा, अमाउंट A1 होगा। और ये जो 110 होगा दूसरे साल का प्रिंसिपल कहलाएगा। अब प्रिंसिपल आपका कौन बन गया, 110। तो जो 10% ब्याज लगेगा अब वह इस पर न लग करके किस पे लगेगा, 110। ईमानदारी से 110 का 10% कितना होता है, 11 होता है। कितना होता है, और 110 में 11 जोड़ो कितना हो जाएगा, 121%। कितना हो जाएगा, 121। तो जो ये आपका तैयार हुआ ये A2 है। 2 साल बाद आपका जो अमाउंट है कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। 100 रुपए था तो कितना हो जाएगा, 121 रुपए हो जाएगा। पर लेकिन जो A2 है ये होगा क्या, तीसरे वर्ष का प्रिंसिपल कहलाएगा। और जब तीसरे साल अगर 10% ब्याज लगाओगे तो ये जो A2 है वह तीसरे साल का क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल यानी मूलधन कहलाएगा। आप कहोगे सर इसमें भी 10% लगा, तो आपने लिखा 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर की बात करेंगे 10% पर एनम के लगा, तो बताइए 121 का जो 10% होता है कितना होता है, 12.1। और जैसे 12.1 हुआ आपने इस प्रिंसिपल में से 12.1 जोड़े, ये आपका क्या ब्याज है। तो ये जो अमाउंट है कितना बन गया, 133.1। यह जो बनेगा ये A3 बनेगा, यानी 3 साल बाद जो अमाउंट है वो कितना बनेगा, 133.1। अब बताइए अगर कोई व्यक्ति है 100 रुपए लेता है, 10% पर वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर लेता है, तो 3 साल बाद इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल 133.1 हो जाएगा आफ्टर 3 ईयर। आफ्टर 3 ईयर तो कितना हो जाएगा, 33.1 आपको ब्याज मिला। इसमें ब्याज मिल रहा था 30, इसमें मिल रहा है 33.1। तो बताओ कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 3.1 मिल रहा है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि उसके 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है, बताओ मूलधन कितना, अंतर कितना आ गया इसका, 3%, सॉरी 3.1%। 3.1% की वैल्यू दे सकती है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे, आएंगे क्वेश्चंस में लगाएंगे। तो यहाँ पर आप एक चीज समझ लो, एक चीज समझिएगा कि 33.1 हुआ, कितने प्रतिशत लाभ हुआ। अगर बेस आपका 100 है तो 33.1% उसे क्या हुआ, ब्याज उसको लगा। कितना लगा, 33.1% ब्याज लगा। उसने कितना अमाउंट दिया, इतना अमाउंट दिया। अब जो A3 है ये चौथे वर्ष के लिए किसका काम करेगा, प्रिंसिपल का काम करेगा। जब पहले वर्ष का तो प्रिंसिपल ही हो गया ना, जब दूसरे साल के लिए जाएंगे तो प्रिंसिपल ये बन जाएगा।
तीसरे साल के लिए जाएंगे तो प्रिंसिपल A2 बन जाएगा, दूसरा वाला अमाउंट तीसरे साल का प्रिंसिपल बन जाएगा। यानी हर साल जो अमाउंट प्राप्त होता है उस पर आपको ब्याज देना पड़ता है। यानी 100 रुपये किसी मैंने एक सेठ महाजन से कर्ज लिया, उसने कहा भाई चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से मुझे पैसा चाहिए, तो आपने कहा सर अगर 1 साल बाद उठाएंगे, आपने देखा कि 1 साल का साधारण ब्याज और 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या है, सेम है। भाई 10 रुपये आया, 10 रुपये आया, अमाउंट भी 110 आया, अमाउंट भी 110 आया, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर एक चीज समझना है कि आपने कहा कि सर दूसरे साल बाद, तो दूसरे साल बाद उसने कहा कि अब जो 10 रुपये तुम्हें ब्याज लगा है, उस 100 रुपये का तो ब्याज तुम्हें लगेगा ही लगेगा, पर लेकिन 10 रुपये पर भी तुम्हें 10% ब्याज देना पड़ेगा। तो उसने कहा 100 रुपये पर तो भाई कितना हो गया 100 रुपये, 10% पर 10% ब्याज कितना हो गया 1 रुपया, तो कितना हो गया 10 1। मूलधन के साथ साथ जो आपका इंटरेस्ट आया उस पर भी आपको 10% ब्याज देना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर के जो अगले साल का अमाउंट जो बनके तुम्हारा तैयार हुआ है 1 साल बाद, वह नेक्स्ट ईयर के लिए किसका काम करेगा, प्रिंसिपल का काम करेगा। आज समझ में आ गई, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, इसको नोट करो। देखिए अभी तक हम लोगों ने एक चीज पढ़ा, अब उसी को देखिए। आप लोगों ने परसेंटेज में मैंने आप लोगों को पढ़ाया हो मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है। 100 रुपये था, हम CI की ये बात करेंगे, SI की बात अभी फिलहाल नहीं करेंगे, और लेकिन CI और SI से मिक्स जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम आगे ट्राई करेंगे। क्वेश्चन 100 रुपये का आपने कहा सर 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है भाई, अगर अमाउंट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 110%। कितना 110% लिखिए, या इसका 1.1 से 100 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 110। फिर आफ्टर 1 ईयर की बात करेंगे, 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 121। भाई 11 अगर हम 121, 0 लिखा है, पॉइंट हट गया। फिर अगर मैं इसमें 10% का मतलब देखो, 10% का मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा, 110% आपका क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल का 110% आपका क्या बन जाएगा, अमाउंट। तो जब हम कह रहे हैं कि जो ये अमाउंट है नेक्स्ट ईयर के लिए किसका काम करेगा, प्रिंसिपल का काम करेगा। किसका काम करेगा, प्रिंसिपल का काम करेगा। तो सीधा डायरेक्ट हम इसी में ही कि भाई P1 हो गया, ये P है, ये क्या है P1। ये अगर आप इसे P लिखते हो, ये क्या लिख लो, इसको थोड़ा लिख लो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल, कुछ भी आप लिख सकते हो, P1 P2 कुछ भी, अपना एक ये नोटेशन पॉइंट होते हैं इसको, ताकि हमें चीजें समझ में आने लगे। ये कोई गणित में फिक्स नहीं है, इसको यही लिखना है। अब देखो ये जो है A2 है, ये अब नेक्स्ट ईयर के लिए किसका काम करेगी, प्रिंसिपल का काम करेगी। अब जो 10% का चूंकि मुझे प्रॉफिट हो रहा है, कितने परसेंट का, 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये भी तो 1.1 मल्टीप्लाई होगा, या 121 का 110% लिखिए, या 121 का क्या लिखिए 1.1% लिखिए, दोनों बात सेम है। तो 1331 आ जाएगा 133.1। तब भी बताइए ब्याज कितना मिला उसे, 33.1 मिला, क्योंकि बेस क्या है 100 है, तो यही आपका क्या हो जाएगा परसेंटेज हो जाएगा। तो आपको मल्टीप्लाइंग से भी निकाल सकते। अच्छा दूसरी बात एक चीज और समझना है कि भाई जो CI होता है ना, CI का एक नोट पॉइंट दिमाग में सेट रखना है। अभी मैं चीजों को देखिए इंक्लूड करूंगा। CI का की अमाउंट GP में होते, GP में होते। अच्छा GP का मतलब समझते हैं, गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ठीक है, गुणोत्तर माध्य, ये गुणोत्तर श्रेणी यहाँ पर कहेंगे। क्या कहेंगे, देखो एक होता है समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। 3 प्रकार की श्रेणियां होती हैं, पर लेकिन जो इसका अमाउंट हमेशा किसमें होता है, CP का।
एसआई का जो अमाउंट होता है वह हमेशा किस में होता है, जीपी में होता है, यानी गुणोत्तर श्रेणी में होता है। किस में होता है, गुणोत्तर श्रेणी में। कैसे होता है अब आपको समझा रहा हूँ, ये आप चाहो इसको नोट करना है, नोट करना तो इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं थोड़ा सा इसको क्या हो गया, पानी पी रहा है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है सीआई के जो अमाउंट होते हैं जीपी में होते हैं। जीपी का मतलब होता है गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, अभी जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, सीरीज पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी होगी, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर मैं भी डिफाइन कर दे रहा हूँ। मतलब अगर आप कोई भी क्वेश्चन लगाते हो सीपी का, अगर प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है 10% पर एनम है, तो आप क्या लिखोगे, ध्यान से सुनिएगा। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, तो जो अमाउंट हो जाएगा 11/10 होगा कि नहीं भाई। ब्याज का मतलब क्या होगा, जोड़ जाना। आप देखिएगा कि जो नेक्स्ट अमाउंट हो जाएगा वही 11/10 किसका, प्रिंसिपल का क्या होगा, जो भी आपका प्रिंसिपल होगा उसका 11/10 होगा। क्या होगा, 11/10। ये क्या है आपका अमाउंट है। अमाउंट का मतलब क्या होता है, मिश्र धन जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिश्र। जो अगला वाला अमाउंट होगा इसका पुनः 11/10, तो अब आपका क्या हो जाएगा 11/10 का होल ऑफ स्क्वायर किसका, भाई पुनः आप 11/10 का गुणा करोगे, इसमें मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 11/10 का होल ऑफ स्क्वायर। फिर जो अगला वाला अमाउंट बनेगा वही कितना बन जाएगा 11/10 का होल ऑफ क्यूब पी। आप और आगे करोगे तो आप हमेशा भी बन जाएगा 11/10 का होल ऑफ पावर 4 इंटू पी। और आगे आप करोगे तो आप देखोगे यहाँ तक आ रहा हो गया, थोड़ी आराम से लिखते हैं। अब आप देखोगे जब इसके आगे जाओगे क्या हो जाएगा 11/10 की होल ऑफ पावर n इंटू पी। और पी कौन सा होगा इससे पहले, पी ये प्रिंसिपल है, यही प्रिंसिपल। हाँ यही प्रिंसिपल। पी का मतलब से पावर हो रहा है ना किसमें, जीपी में। आपने कहा था पिछले वाले से अमाउंट ये वाला इस पर, लेकिन हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, प्रिंसिपल तो साथ ही साथ जा रहा है ना, ये इसके लिए प्रिंसिपल का काम करेगा तभी तो 11/10 का गुणा करेंगे तो स्क्वायर बन गया। ये पी को छोड़ थोड़ी दोगे आप, डायरेक्ट मतलब वही से आ जाएगा, वो चलता रहेगा। अब इससे देखो ये अमाउंट आपका A1 हो गया, ध्यान से सुनिएगा। और जो ये है ये अमाउंट क्या हो गया, एक दूसरे साल का अमाउंट हो गया। ये अमाउंट क्या हो गया A3 हो गया, तीसरे साल का अमाउंट हो गया। ये अमाउंट कितने साल का हो गया A4, और ये अमाउंट AN कितने वर्षों का, N वर्षों का। कितने वर्षों का, आप देखो गुणोत्तर श्रेणी में क्यों हुआ, जब इससे इसमें भाग दोगे तो वही रेशियो आएगा जो इसको इसमें भाग देगा। सेम रेशियो में जो सीरीज क्या करे, डिवाइड। देखो जिनमें समान गैप हो समांतर श्रेणी, जिनमें रेशियो सेम हो वो क्या है, गुणोत्तर श्रेणी। इसे बोलते हैं हम लोग कि उसमें कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, इसमें कॉमन रेशियो बोलते हैं। सार्वनुपात बोलते हैं, यानी जो इनका अनुपात है वो क्या होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि जो सीआई में जो अमाउंट होते हैं वह हमेशा किसमें होते हैं, जीपी में होते हैं। किसमें होते हैं, अच्छा ध्यान से सुनिए, क्या मेरा फार्मूला यहीं से जनरेट नहीं होगा। आप चलो ठीक है यहाँ पर 10% था, आप एक और ले लो 14 सही 2/7%, कि भाई फ्रैक्शनल वैल्यू कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 14 सही 2/7, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है 1/7। तो जो मेरा अमाउंट बन जाएगा वही भाई एक क्या है उसका ब्याज ही तो है, तो 7 में से ब्याज जोड़ोगे तो अमाउंट बन जाएगा, कितना बन जाएगा अमाउंट 8/7 मेरा अमाउंट बन जाएगा। तो अगर आप प्रिंसिपल पी ले रहे हो तो अगली वाली 8/7 इंटू क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा।
और आगे ले रहे हो तो आप कहोगे सर 8/7 का होल हाफ स्क्वायर इंटू क्या बन जाएगा, p बन जाएगा। और इसके आगे लोगे तो 8/7 का होल हाफ क्यूब इंटू क्या बन जाएगा, p बन जाएगा। और आगे लोगे तो 8/7 के होल हाफ पावर 4 इंटू क्या बन जाएगा, p। इसी तरह प्रक्रिया चलती रहेगी। 8/7 की होल हाफ पावर n टाइम के लिए लोगे, p आपको यही रहेगा। अब यहां से ही फार्मूला आपका जनरेट होता है। अच्छा, इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है क्या ये सक्सेसिव में होते हैं कि नहीं होते? 1 साल के लिए तो 1 घात, 2 साल के लिए तो 2 घात यानी स्क्वायर कर दो, 3 साल के लिए क्यूब कर दो, 4 साल के लिए पावर 4 कर दो, और जब तीसरे साल से पहले साल में आना होता है तो क्यूब रूट कर दो, दूसरे साल से पहले साल में आना हो तो स्क्वायर रूट कर दो। और पहले साल से हम क्या निकालते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। मेरी बात कुछ समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा, ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से सुनिए। ये आपका अमाउंट है, इसको थोड़ा सा नोट करो, फिर और इसको आगे तोड़ता हूँ। अब देखिएगा, ध्यान से सुनेगा। देखिए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ध्यान से सुनिएगा, अगर प्रिंसिपल P है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, R। रेट ऑफ इंटरेस्ट R है, ध्यान से सुनिएगा। आफ्टर 1 ईयर यह बन जाएगा 100 प्लस R, या इसको 1 प्लस R% इंटू P। भाई 1 का मतलब क्या होता है, 100%। आप इसको ऐसा ना लिख करके 100% प्लस R% इंटू P भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, क्योंकि 100% का मतलब क्या होता है, 1। जब आप आगे लिखोगे तो इसको लिख सकते हो 1 प्लस R% का होल हाफ स्क्वायर इंटू, ये भी तो भाई मल्टीप्लाई क्या है इसका, वही तो है। ये क्या है, डीपी में होता है अमाउंट, भाई पहले साल के अमाउंट, फिर 1 ईयर के अमाउंट तो दूसरे साल के अमाउंट बन जाएगा, फिर 1 ईयर का आप निकालोगे तो आप प्रिंसिपल का काम ये करेगा, फिर अमाउंट अगला बन जाएगा। भाई अब ये प्रिंसिपल हो गया तो अगले साल के अमाउंट कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 1 प्लस R% तो रहेगा ही रहेगा, का होल हाफ क्यों हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस R% का हर बार होगा, 1 प्लस R% का हर बार होगा। तो इसी कारण से आप देख रहे हैं इंटू, आप इसी तरह से n के लिए ले लो, आप कहोगे n पदों का जो आपका n साल बाद यानी n ईयर, आफ्टर n ईयर, तो आप कहोगे जो अमाउंट है वह कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर P यानी प्रिंसिपल तो रहेगा ही रहेगा 1 प्लस R% की होल ऑफ पावर, या इसी को फार्मूले में आप जनरेट करोगे कि an बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर परसेंट, मतलब क्या होता है, बटे में 100। भाई देखो, यही तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला है, an बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर n, जहां पर n किसको शो करता है, R किसको शो करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, P किसको शो करता है, प्रिंसिपल को, an किसको शो करता है, क्लियर, कोई दिक्कत? अच्छा, इसको नोट करो फिर आगे देखिएगा। आप कहोगे सर A बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर, ये हर बार आपको फार्मूला अप्लाई नहीं। कुछ सवालों में आप लोगों को एक चीज समझना है, यहाँ से मिश्रधन निकलता है जिसे हम बोलते हैं मिश्रधन। तो बताइए इसका ब्याज बराबर क्या होगा, ब्याज बराबर क्या होगा, मिश्रधन माइनस
जो आपका मिश्रण निकलेगा उसमें से यदि आप मूलधन को माइनस कर देंगे तो वह आपका क्या निकलेगा, ब्याज। कितनी बात समझ में आ गई? ये अगर मैं आपसे कहूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 3 साल बाद ब्याज कितना होगा? देखो हम सीख रहे हैं यूनिट वैल्यू। क्या सीख रहे हैं? रेट। तो भाई आप देखोगे 10%, तो 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? तो बताइए अमाउंट कितना हो गया? 10 से। ये रेशियो कितने साल का है? 1 साल का। कितने साल का है? 1 साल। तो मैंने कहा आफ्टर 3 ईयर, तो भाई 10:11, 10:11, 3 बार हो गया। जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 10 का क्या हो जाएगा? 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो 11 का क्यूब। तो आप कहोगे सर 10 का क्यूब का मतलब और 11 का, 1 0 हटाया, दशमलव बढ़ाया, तो ब्याज कितना आ गया? ठीक। चूंकि रेशियो बेस आपका 100 ही है तो 33.1% अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया। मैंने कहा यदि आपका जो ब्याज है वह कितना है? 20%। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5। बताइए 2 साल बाद ब्याज कितना परसेंट हो जाएगा? अभी ना तो अर्धवार्षिक बता रहा हूँ, तो छमाही बता रहा हूँ, तो कुछ बता रहा हूँ। तो आप क्या कहोगे कि 2 साल बाद ब्याज आपका 40% हो जाएगा? नहीं होगा। साधारण ब्याज आपका 40% होगा, बट चक्रवृद्धि ब्याज 40% नहीं होगा। अभी तो बताया स्टार्टिंग में। तो आप कहोगे सर 20%। 5 से कितना? 2 साल के लिए क्या कर दो? 55, 25 चौको, 36 चौको, तो ब्याज कितना आ गया? 44%। 100 से जितना एक्स्ट्रा है वही हमारा क्या है? ब्याज। अच्छा, एक तरीका ये है कि 20% का 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 44%। कितना हो जाएगा? 44%। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको चीजें याद हो तो अगर मैं ये चीज इसको अरेंज कर दूंगा, नोट कर रहा है? नोट कर। 1 साल बाद ये क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है 1 साल का ब्याज जो दर है वो कितना है? मान लो मैं अभी 2% ले, ध्यान से सुनिए। अभी 2% से पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वह सक्सेसिव होता है। क्या होता है? सक्सेसिव, क्रमागत। क्रमागत कैसे कहा? अभी हमने रेशियो पढ़ा। रेशियो का मतलब क्या होता है? क्रमागत। क्रमागत के लिए चूंकि जब सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी x% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 2 साल बाद पहले x% लगेगा, फिर x% लगेगा। पहले साल x% लगेगा, फिर x% लगेगा। यानी ध्यान से सुनिएगा, यानी पहले x% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, आफ्टर दैट पुनः x% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो ये भाई 1 ईयर 2 ईयर का हो गया। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा वो ब्याज के ऊपर ब्याज भी लगेगा, जिसका एक फार्मूला होता है। आप कहोगे सर x प्लस x²/100, ये जानता हो? क्या इसी को मैं 2x प्लस x²/100 नहीं लिख सकते? और जो ये वाला सीन होता है ना, ये आपका ऐसा ही होता है साधारण। ये क्या होता है? और ये ब्याज के ऊपर जो एक्स्ट्रा ब्याज लगता है, क्या लगता है? ब्याज। आप ध्यान से समझिए। 2x। अच्छा एक बात बताइए, 3 साल के लिए जब 3 चक्कर लगाओगे, 3 साल के लिए सक्सेसिव कितना होता है भाई? सक्सेसिव का फार्मूला कितना होता है? x प्लस y प्लस z। आपको याद है? तो आप x प्लस y प्लस z, तो x प्लस x प्लस x, तो क्या कहोगे आप? 3x प्लस xy yz z, तो x², तो कितने x² अपॉन 100 xyz बटे 10,000। कितना?
10,000। तो क्या एक्स वाई जेड का मतलब है एक्स क्यूब बटे 10,000। अरे भाई 100 से नीचे गुणा करोगे 100 में 80,000 तो बनता है। बताओ यह आपका x% के लिए सीन हो गया। मैं देखो रेशियो मेथड है और रेशियो मेथड तो आपको पता ही चल गया, अभी जस्ट पीछे मैंने बताया कि भाई x% है तो कितना हो जाएगा 100 से 100 प्लस क्या बन जाएगा x बन जाएगा। कल के लिए आपको कौन सा है आप कहोगे सर 2% क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 2%। तो 2 साल का CI क्या होगा CI का मतलब है चक्रवृद्धि ब्याज। 2 साल का CI 2 गुणे 2 बाई एक्स की जगह 2 लिख लिया प्लस 2 का स्क्वायर बटे 2 दूनी 4 प्लस 4 का स्क्वायर बटे 100 का मतलब क्या होता है 0.0। तो क्या आप इसे 4.04 नहीं लिख सकते। अगर 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% है तो बताओ 2 साल बाद कितना हो जाएगा 4.04%। 3 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 2 का स्क्वायर बटा 100 प्लस 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब बटे 10,000। आप कहोगे सर 3 दुनाई प्लस 2 दुनाई 4 3 0.12 प्लस 2 दुनाई 4 दुनाई 1 2 3 4 1 2 3 4 0.008 बन जाएगा। तो क्या इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना हो जाएगा 6.12 अच्छा 1208। ये 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा 6.1208। तो जो 6 के बाद जितना एक्स्ट्रा है ये आपके ब्याज के ऊपर जो ब्याज लग रहा है भाई ये साधारण ब्याज ये भी साधारण ब्याज ये ब्याज के ऊपर ब्याज लगने वाले ब्याज ठीक है। अभी इसमें मैं गोल्डन रेशियो और भी इसमें स्पेशल रेशियो मैं बताऊंगा जो आगे आपके काम आएंगे। ठीक यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा मैंने अगर यहाँ पर ये तो देखिए 2% के लिए हो गया आपके पास एक सीट होगी सीट अवेलेबल होगी आपके पास अगर आपको याद हो सीट देना चाहिए। अब ये सीट का कमाल यहाँ पर सक्सेसिव परसेंटेज चेंज इन प्रतिशत, इसी को हम CI भी कह देंगे। CI बताओ 2% है तो 4.04 6.1208। अगर ये डायरेक्ट अगर आपको याद रहेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक तो एग्जाम में आपको एक चुटकी में आप क्वेश्चन लगा एक चुटकी में क्वेश्चन। ये जो डाटा आपके सामने लिखा हुआ है ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पास अवेलेबल है। इसका अब रिलेशन यहाँ पर बनाइए। जैसे मैंने यहाँ पर 5 ले लिया देखो 5% ले लिया ध्यान से सुनिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 5 भैया 5 दुनाई 10 पचम 25 10.25 CI कितना निकला 10.25। अगर भाई ये 2% है ये कितना परसेंट निकला ये कितना हो जाएगा कितना परसेंट निकला। अगर ये 5% है ये कितना 10.25% निकला इसको बोलेंगे। अब देखो सेकंड ईयर का निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन पर, लेकिन जब बात आती है थर्ड ईयर की निकालने यहाँ पर आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा खासा हो जाता है। आप लिखोगे 5 3 15 प्लस 55 25 3 75 0.75 प्लस 55 25 5 125 तो आप लिखोगे 125 0.0125। तो क्या इसे आप ये नहीं लिख सकते 15.7625। बताइए कोई दिक्कत। अब वही अगर मैं यहाँ पर 5% की बजाय अगर मैं 10% ले लेता हूँ ध्यान से सुनिएगा तो आप लिखोगे ध्यान से सुनिएगा आप लिखोगे यहाँ पर जो SI आपका बन जाएगा 10 दुनाई 20 10 का स्क्वायर 100 कट गया तो 20 से कितना हो गया
तो ये तो होता है 2 साल बाद 21% हो जाता है, अगर आपको याद हो स्टार्टिंग की क्लास मेरी जो अभी जस्ट मैंने बताया। इसका मतलब क्या है? 10 नहीं 30 प्लस 10 दाम 100 से 100 कट गए कितना? 3 प्लस ये कितना? 10 की पावर 3 कट गया, कितना बचा? 0.1। तो 30 धन 33.1 अगर आपको याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में कराया था 33.1 ही आया था 3 साल का। देखो ये 3 साल का CI है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 है तो 3 साल बाद CI कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर कितना हो जाएगा? 6.1208%। ये पूरे के पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 ये सारे आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको याद करिएगा और ये चीज़ सेट करिएगा। मेरी बात को समझ में आ गई? तो आप एक बात करें, क्या 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते? जब परसेंटेज आपका क्या हो? बिल्कुल एकदम आसान। जब प्रतिशत वैल्यू, मैंने कहा जब परसेंटेज वैल्यू 33.33% आ जाए तो फिर ऐसे मत लगाना, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तब उसके लिए मैंने क्या बोला था भाई? 33.33% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? 3 से कितना हो गया? ये अमाउंट है 1 साल का। तो भैया 2 साल का निकालना है तो स्क्वायर कर दो, 3 साल का निकालना है तो क्यूब कर दो, 2 साल का निकालना है तो स्क्वायर कर दो, 3 × 9 4 चौको 16, कितना देखे? 7/9। 1/9 का मतलब तो 77.7। क्या कोई दिक्कत? तो जो इसमें CI बनेगा 77.77 बनेगा। भाई आप चाहे 3 बार इसका गुणा करके देख लीजिएगा 2 बार, 33 × 9 = 66, फिर उस पे ब्याज लगेगा तो 77.77% बनेगा। अगर ये क्यूब की बात कर दिया जाता तो 3 का क्यूब 7 का जितना अधिक हो जाता 100 क्या हो जाता? 100% चला जाता है, यानी एक्स्ट्रा चला जाता 100 से अधिक %। यहाँ तक बताइए कोई बात समझ में आ गई? हाँ जी। जब भी कभी आपको CI 3 साल का दिया हो तो आपको एक चीज और पता है कि पहले 2 का निकालो उसे सिंगल डिजिट में बनाओ, फिर अगले के साथ क्या कर दो? फिर 2 का निकालो। पहले 2 का निकालो तो वो 1 बन जाएगा परसेंटेज, फिर उसको 1 मान करके फिर अगले के साथ में 3 साल के लिए हम ये भी तो फार्मूला अप्लाई करते हैं। अगर आपको याद हो, परसेंटेज की क्लास पढ़ी हो, नहीं पढ़ी वीडियो में पढ़ा होगा, पूरा परसेंटेज एक बार पढ़ लीजिएगा। बताइए ये चार्ट आप लोगों को समझ में आएगी? इसका यूटिलाइजेशन आपके पास चार्ट है क्या ना, उससे आप पढ़िएगा। अब अंजना समझ में आ गया ना उसका यूज कैसे करना है। यहाँ ये इंपॉर्टेंट डाटा आपको रखना है, सीधा कहना है तो एक दिन में थोड़ी याद होगी ये पूरा का पूरा। तो भैया अगर मैं कह दूं कि 2% साधारण ब्याज की दर से और चक्रवृद्धि ब्याज की दर, मैं कह दूं कि 2 साल मतलब किसी मूलधन पर 2% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए। तो आपको पता है साधारण ब्याज तो कितना हो जाएगा इसका? 2 ही रहेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। साधारण 2 साल के लिए कितना हो जाएगा? 4। चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा? 4.04। तो अंतर कितना है? तो आपको 2 ठो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा लिखोगे 0.4% की वैल्यू इतनी दे रखी है, प्रिंसिपल निकालना है तो 100% की वैल्यू निकालना, खत्म। समझ में आ गई मेरी बात? वही कहानी यहाँ पर। अगर आपको ये याद होगा तो आप कहोगे सर अंतर 3 साल का जब होता है कितना हो जाता है? 6.1208 होता है। 6 दोनों का क्या है? सेम है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज तो आपका 6 ही आएगा, तो जो अंतर आएगा वो कितना आएगा? 12.08% आएगा। तो सीधा आप लिखोगे 0.1208 की वैल्यू दे रखी है। अब आप प्रिंसिपल निकलवा रहा है आपसे, मिश्रण लिखवा रहा है, कुछ भी लिखवा रहा है, ठीक है? समझ में आ गई बात? नहीं आई? अभी हम और समझेंगे इसको बेहद तरीके से। नोट करो।